अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 के इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स जो हैं वो हो सकते हैं। एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। तो इन पॉसिबल पाथ्स के अंदर जो है एक पाथ ऐसा ज़रूर होगा जो स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट होगा और स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। अब इनको हम नाम दे देते हैं, नंबर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम पाथ 1 कह देते हैं, ये दूसरे पे ड्रा किया, इसको पाथ 2 कह देते हैं, ये पाथ 3 हो गया। कोई भी आप इनको नंबर दे सकते हो या लेटर दे सकते हो। और ये लास्ट पे हमने ड्रा किया पाथ नंबर 4। तो अगर इन 1 से लेके 4 तक जो पाथ्स हैं पोजीशन एक से दूसरी पोजीशन तक या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो इसमें जो पाथ नंबर 4 है ये थोड़ा हट के है, यूनिक है। इसमें दो फीचर्स आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे हैं। एक तो ये सबसे छोटा है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं ये करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख लूँ आपके लिए, तो एक तो इसमें जो फीचर आया वो स्टूडेंट्स क्या आया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर ये एक ख़ास डायरेक्शन में है, आई से एफ़ की तरफ इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आई से एफ़ तक ये किसी भी डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, नहीं। इसकी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो है हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मौजूद है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, या हम कह सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, इसमें दो फीचर आ गए। एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्लस दूसरा इसमें डायरेक्शन भी मौजूद है। अब हम इसको फिर डिस्टेंस नहीं कहते, हमें इसको एक नया नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो गई है। ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, लिहाजा इसको एक नया नाम दे दिया जाता है और वो नया नाम है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या टू पोजीशंस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर फार्मली हम डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन हमारी यही बनेगी स्टूडेंट्स के दो पोजीशंस के दरमियान में इनिशियल और फाइनल, ये दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करने के बाद दूसरी हेडिंग हम लेंगे एक्सप्लेनेशन की, और इसमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट की नेचर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने डिफ़ाइन करते वक्त बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, यानी शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन आ गई। जब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको लेटर एस से मैं यहाँ पे डिनोट करूँ तो इसके ऊपर एरो हेड लगाऊंगा जो कि इसके वेक्टर होने को इंडिकेट करेगा। और फिर अगर ये वेक्टर है तो उसके पास दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड जिसको मॉड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक इसकी डायरेक्शन जो कि लेटर लेकर ऊपर कैप लगा दिया जाएगा, तो जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एस जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, इसके दो कंपोनेंट्स हुए, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो जब हम लिखेंगे ये बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें बताना पड़ेगा बच्चे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सा है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो पहले मैग्नीट्यूड पे बात करें। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे बन रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, यानी ये एस मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोजीशंस या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं तो उसी को मुकम्मल करते हैं स्टूडेंट्स। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके दरमियान में, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं
और अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तो स्टूडेंट्स वो भी साफ पता चलता है। ऊपर जो हमने इनिशियल फिगर बनाया था कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन में एक ख़ास डायरेक्शन है और टू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन, यानी जो एरो लगेगा लाइन के आगे, वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, वो जो एरो हेड है वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, यानी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इसकी डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। फिर अगर बात की जाए नोटेशन की या किस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ लेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक है और लिखने वाला जो वो टॉपिक लिख रहा है या बताने वाला जो बता रहा है वहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कौन सा लेटर लेता है। आप कोई सा लेटर ले सकते हो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो तो डेल्टा एक्स और खाली डिस्प्लेसमेंट हो तो एक्स ऊपर, जारी बात है एरो हेड तो रहेगा। इसी तरह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो तो डेल्टा आर और सिंपल आर से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से डेल्टा एस या एस, डेल्टा एल या एल, और इसी तरह डेल्टा डी या डी सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा यूनिट वो भी याद रखना और निकालना आसान है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है और लेंथ का जो एस आई यूनिट है वो मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो एस आई यूनिट है वो स्टूडेंट्स मीटर है। अब एक एग्जांपल की मदद से हम इस बात को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाई जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरम्यान में रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो मैं आपको रफ में जाके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगरचे नोट्स में पहले से बनी हुई डायग्राम है लेकिन आपको नहीं समझ आएगी कि वो कैसे बनी, तो बना के दिखाता हूँ और साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमें पहले तो चाहिए एक्स और वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस हम ले लेते हैं एंड देन एक्स एक्सेस जो है वो ले लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है जो इनकी लेंथ रखें आप, जितनी डायग्राम या जिस साइज़ का फिगर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से एक्स और वाई एक्सेस जो है वो आप ड्रा कर लें। अब हमने इसमें किसी भी कोऑर्डिनेट में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी आप बना सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आमतौर पे हम उसी के अंदर जब अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बनाते हैं या कोई ड्रा करते हैं वेक्टर्स वगैरह, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ड्रा करते हैं क्योंकि इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और इसमें वाई भी पॉजिटिव होता है। तो कहीं पे भी आप दो पॉइंट्स ले सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ और एक पॉइंट जो है यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अब ये दो पोजीशंस हैं, लाइक ये पोजीशन ए इसको कह देते हैं और ये पोजीशन बी इसको कह देते हैं। आप कोई भी इसको नाम दे सकते थे। अब पोजीशन ए को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक्स और वाई एक्सेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर वो यहाँ से शुरू होगा। पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो किसी एक पॉइंट की पोजीशन को जो है वो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए पोजीशन है, उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा ओरिजिन से पोजीशन ए की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ और इसको हमने कोई नाम भी देना है, कोई नाम भी इसको आप दे सकते हो। चूँकि ये इनिशियल पोजीशन के लिए वेक्टर है तो मैं इसको आई वेक्टर आर आई कह देता हूँ। आर आई जो है, आई इसमें इनिशियल के लिए और आर जनरल जो है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया। इसी तरह से पोजीशन बी है तो उसको भी अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा बी से। वो भी ओरिजिन से लेके बी तक जाएगा, पोजीशन बी तक जाएगा। तो एक और वेक्टर मैं ड्रा करता हूँ फ्रॉम द ओरिजिन टू दी पोजीशन बी, और इसको भी कोई नाम देना है। तो ये चूँकि फाइनल पोजीशन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम आर एफ कह देते हैं चूँकि ये फाइनल पोजीशन के लिए, तो एफ फॉर फाइनल। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर एफ जो है इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और आर आई का मैग्नीट्यूड कम है। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हमने निकालनी है तो जो फाइनल पोजीशन
के लिए वेक्टर है आर एफ, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा इनिशियल पोजीशन का वेक्टर आर आई। दूसरे लफ्ज़ों में जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है वो अगर निकालनी है तो वो फाइनल माइनस इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंस है या उनको माइनस कर लेना है। तो आर एफ में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आर आई। अब हमने चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर्स का चैप्टर था वहाँ पे ये सीखा कि सब्सट्रैक्शन करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। वेक्टर की जो सब्सट्रैक्शन है वो वेक्टर एडिशन ही की तरह से की जाती है। पहला वेक्टर तो उसी तरह से रहेगा आर एफ, और जिसको हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस वेक्टर का हम अपोजिट लेंगे यानी उसका नेगेटिव लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे। तो आर आई का अपोजिट है वो माइनस आर आई होगा। तो वो जो अपोजिट है वेक्टर का उसको ऐड कर देंगे अपने पहले वेक्टर में। तो ये बाज़ार दिखने में तो एडिशन है लेकिन असल में तो ये सब्सट्रैक्शन ही हो रही है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली तो माइनस ही होगा। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन ही की तरह से की जाती है। जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है उसका इन्वर्स लेकर पहले वेक्टर में ऐड कर दो। तो इससे आपको यहाँ पे पता चला बच्चे कि हमें क्या करना पड़ेगा, आर आई जो है उसका इन्वर्स लेकर आर एफ में ऐड करना है। अब आर आई का इन्वर्स कैसे लिया जाएगा, आर आई की डायरेक्शन आपको अपोजिट कर लेनी है। आर आई देखें ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ए की तरफ जा रहा है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट 180 डिग्री के ऊपर आपने एक जो है वो और वेक्टर ले लेना है जो आर आई के इक्वल हो लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो आर आई के बिल्कुल अपोजिट हो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वो वेक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें वो आर आई और ये जो मैंने लाइन ली है ये स्टूडेंट्स दोनों लेंथ में बराबर हैं और इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे अपोजिट उसके जो पहला वेक्टर है आर आई उसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ गया उसके बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, यानी ये नेगेटिव है, माइनस है किसका, वो जो आर आई था उसका ये अपोजिट आ गया। आप देख सकते हो कि उसकी लेंथ आर आई की लेंथ और माइनस आर आई की लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो इनकी एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसका मतलब आर आई माइनस आर आई इज अपोजिट ऑफ या इन्वर्स ऑफ आर आई। अब जब इन्वर्स ऑफ आर आई हमने ले लिया और पहले वेक्टर का जहाँ पे हेड था स्टूडेंट्स, जो हेड ऑन टेल रूल है उस तरह उसके हिसाब से सोचे ना कैसे वेक्टर एडिशन की जाती है। पहले वेक्टर का हेड जहाँ पे एंड हुआ दूसरे वेक्टर की टेल वहाँ से शुरू होगी। तो दूसरा वेक्टर जो था वो इन्वर्स ऑफ आर आई था वो ड्रा कर लिया वहाँ पे, जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन के हिसाब से। अब जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट कुछ यूँ निकलता है कि जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक हम एक लाइन जो है वो ड्रा करते हैं जो कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैं वो लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स रिजल्टेंट को। तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास आ गया और ये रिजल्टेंट इक्वल टू डेल्टा आर है, क्योंकि ये जो एडिशन हमने की है स्टूडेंट्स ये एडिशन असल में क्या है, इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस जो कि डेल्टा आर के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट आया है डेल्टा आर के इक्वल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर लिया है तो इसके बिल्कुल अपोजिट जगह ए से बी तक जो थी ऊपर खाली जगह है वहाँ पे मैं बस डेल्टा आर को जो है वो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से डेल्टा आर जैसे है उसी तरह से ए से बी तक डायरेक्ट कर दें तो दोनों पैरेलल होंगे, तो लिहाजा दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होगी। सेम पॉइंट्स के दरमियान में वो डिस्टेंस है और पैरेलल भी है। तो जो डेल्टा आर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यही डेल्टा आर हम ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसको ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए आपके लिए मैं इसको लगाऊं तो वही लाइन मैंने कॉपी पेस्ट कर ली और आप देखें वो ए से बी तक जो है वो डायरेक्टेड है। तो अब इसको भी हम डेल्टा आर कह सकते हैं। तो चाहें तो आप ऊपर इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करें ए से बी तक डायरेक्टेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या नीचे यहाँ रिजल्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। दोनों सूरतों में जो है ये डेल्टा आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सारी चीज़ें नोट्स के अंदर मैंने आपके लिए लिख रखी हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमें इसके लिए दो पोजीशंस लेनी है,
ए और पोजीशन बी कोई से भी हो सकती हैं, जैसे हमने अभी देखा रफ के अंदर जाके, और हमें इन पोजीशंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस के अंदर पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो पोजीशन ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर आर आई से, और पोजीशन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर आर एफ से, जो कि पोजीशन वेक्टर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, वो इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बी, यानी डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, जैसा कि इस आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो हो सकता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉडी है वो उसने ऐसे मूव किया, वो उसने स्ट्रेट मूव ना किया हो, कर्व मूव किया, उसका कोई भी पाथ हो सकता है, बॉडी यूं मूव करके गई हो। हमने तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। रफ में जाके फिर आपके लिए एक बार जो है वो ड्रा कर दूं अगर सिंपल सा इसको लेकर, तो स्टूडेंट्स जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी पाथ जो है वो बॉडी फॉलो कर सकती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, यूं वो आई है। हमें तो क्या देखना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट इसकी देखनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इनिशियल पोजीशन के लिए एक वेक्टर लोगे और फिर फाइनल पोजीशन के लिए एक वेक्टर लोगे, और फिर इन दो वेक्टर्स का आप क्या ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे, और वो डिफरेंस जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, जो कि यहाँ नीचे आएगी रिजल्टेंट की फॉर्म में, और उसी को यहाँ ऊपर रिप्रेजेंट करें तो ए से बी तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो स्ट्रेट डायरेक्टेड होगी। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक जो है वो डिस्प्लेसमेंट का समझ आया होगा। अब आप के ज़िम्मे मैं एक काम लगाता हूँ, इसको सोचिएगा, समझिएगा, कम से कम दो डिफरेंसेस आप निकालिएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तीन तो निकालें, ज़्यादा अच्छी बात है, तीन से ज़्यादा डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम दो या तीन डिफरेंसेस आप निकालें बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और अगर आप निकाल लेते हैं तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप नहीं निकाल पाते तो आपको थोड़ी और इस टॉपिक में मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कंपैरिजन का पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।